जैव परिक्रम। हम अजैव तथा जैव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं? यदि हम गाय को जुगाली या कुत्ते को दौड़ते देखते हैं अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, इंसान या गाय सो रहा है तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखेंगे और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधे के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि वे हरे दिखते हैं, लेकिन उन पादपों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर दूसरे रंग की होती हैं? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वे सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर चर्चा करते हैं। यह वृद्धि से जुड़ी हुई अन्य गतियां हो सकती हैं, लेकिन वह पौधे भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस लेते हैं लेकिन जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखती, वे जंतु भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए उपयुक्त नहीं। अति सूक्ष्म पैमाने पर होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां, क्या यह दृश्य आणविक गति जीवन के लिए जरूरी है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीवन विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक ही होगा। वास्तव में विषाणुओं में आणविक गति नहीं होती है जब तक वे किसी कोशिक को संक्रमित नहीं करते हैं। अतः इसी कारण यह विवाद का विषय बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या निर्जीव। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों जरूरी? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में छोटे घटक विद्यमान होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण प्रभावित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो सजीव और अधिक समय तक जीवन का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। अतः जीवों के शरीर को अनुरक्षण तथा मरम्मत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से मिलकर बनी होती है। अतः उन्हें अणुओं को निरंतर गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण परिक्रम कौन से हैं? आइए पता लगाते हैं। जैव परिक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण कार्य लगातार होना चाहिए। उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम कक्षा में बैठे हो अथवा सो रहे हो उस समय भी यह अनुरक्षण का काम निरंतर चलता रहना चाहिए। वे सभी परिक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें जैव परिक्रम कहते हैं, क्योंकि टूट फूट तथा क्षति रोकने के लिए अनुरक्षण परिक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की जरूरत होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा की स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में प्रवेश के लिए कोई विशेष परिक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को भोजन तथा इस शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त उच्च कच्ची सामग्री की भी जरूरत होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बनिक आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकतर खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार अनेक प्रकार के जीव विभिन्न प्रकार के पोषक परिक्रम को प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि हमारा पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की जरूरत होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में बदल जाने चाहिए। जीव इन स्रोतों का उपयोग अलग अलग आणविक गतियों के लिए, जीव शरीर की वृद्धि तथा शरीर के अनुरक्षण के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण के लिए करता है तथा इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की जरूरत होती है। अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकाओं की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका प्रयोग करना श्वसन कहलाता है। एक कोशिकी जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए या वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प और अधिक जटिल व संगठित होता जाता है, तब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने चारों ओर के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, अतः सामान्य विसरण सभी कोशिकाओं की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में अनेक प्रकार के कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं।
हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं। अतः यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है कि ऑक्सीजन तथा भोजन का अंतग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है, परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि ऑक्सीजन एवं भोजन का अंतग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी जरूरत होती है। इस स्थिति में ऑक्सीजन एवं भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वाहन तंत्र की जरूरत होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन तथा कार्बन स्रोत का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होता है, तब ऐसा उत्पाद भी उत्पन्न होते हैं जो शरीर के कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों का शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के आधारभूत नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक हस्तांतरित करने की होगी। आइए हम जीवन का अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रम के विषय में एक एक करके चर्चा करते हैं। पोषण। जब हम साइकिल की सवार करते हैं या टहलते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में भी जब हम कोई आवासीय परिक्रम नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति का अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पौधों की जरूरत पड़ती है। वह पदार्थ जिसे हम खाते हैं वह भोजन है तथा वही ऊर्जा का स्रोत है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी जीवों में पदार्थ तथा ऊर्जा की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी अलग अलग विधियों से आपूर्ति होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव सहपोषी हैं जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु आते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना आवश्यक है ताकि ये जीव की वृद्धि तथा संरक्षण में प्रयुक्त हो सके। इसके लिए जीव जैव उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रोक्षोप या प्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं। कवक तथा जंतु इसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित होते हैं। स्वपोषी जीव की ऊर्जा तथा कारण की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को संचित ऊर्जा के रूप में बदल देता है। ये पदार्थ जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लिए जाते हैं जो क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में बदल दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि यह कैसे होता है। जो कार्बोहाइड्रेट एकदम से प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रचित आंतरिक ऊर्जा की भांति कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा जरूरत के अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे शरीर के अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। इस प्रक्रम के चलते निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यह जरूरी नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद का निर्माण करते हैं। दिन में क्लोरोफिल सौर ऊर्जा का अवशोषण करके अंतिम उत्पाद बनाता है। किरकलापवन गमले में लगा एक सबलित पत्ती वाला पौधा लेते हैं। पौधों को लगभग 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखें ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। अब पौधे को 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। पौधे से एक पत्ती तोड़िए, इसमें हर एक भाग को अंकित कीजिए तथा उन्हें एक पेपर पर ट्रेस कर लीजिए। कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को उबलते पानी में डालिए। इसके पश्चात इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबा दीजिए। इस बीकर को सावधानीपूर्वक जल ऊष्मक में रखकर तब तक गर्म करो जब तक अल्कोहल बढ़ना शुरू न कर दे। पत्ती के रंग का क्या होता है? विलन का कैसा रंग हो जाता है? अब थोड़े समय के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तणु घोल में डाल दीजिए। पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धोकर साफ कीजिए। पत्ती के रंग का निरीक्षण कीजिए और शुरुआत में पत्ती का जो भाग ट्रेस किया था उससे इसकी तुलना कीजिए, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। पत्ती के अलग अलग भागों में मंड की उपस्थिति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आइए हम देखें कि ऊपर दी गई अभिक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार जरूरी है।
यदि आप ध्यानपूर्वक सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिका अंग है जो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। क्रियाकलाप 1 में हमें दिखाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी होता है। हम पढ़ेंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करते हैं। पिछली कक्षा में हमने रंध्र की चर्चा की थी जो पत्ते की सतह पर सूक्ष्म छिद्र के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकतर आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि गैसों का आदान प्रदान तने पत्तियों और जड़ की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से प्राप्त मात्रा में जल की भी क्षति होती है। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती। तब पौधा इन रोम छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का बंद होना और खुलना द्वारा कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे जल भरने के कारण फूल जाते हैं और रंध्र का छिद्र खोल जाता है। इसी प्रकार जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। अब प्रत्येक पौधे को पृथक कांच की पट्टिका पर रखिए। एक पौधे के निकट वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए होता है। चित्र में दर्शाए अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग मिलजार से ढक दीजिए। जार के तल को वायुरोधी करने के लिए कांच की पट्टिका पर वैसलीन का लेप लगा देते हैं। इससे प्रयोगशील हो जाता है। अब 2 घंटों के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा ऊपर दिए गए क्रियाकलापों की तरह उसमें मंड के उपस्थिति का परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पत्तियां बराबर मात्रा में मंड की उपस्थिति दिखाती है? इस क्रियाकलाप से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? दिए गए 2 क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है? अब तक हम यह पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को कैसे पूरा करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के विकास के लिए उन्हें अन्य कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम तथा लोहा सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका इस्तेमाल प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से संश्लेषित करते हैं। विश्वपोषी पोषण प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन की उपलब्धता एवं उसके स्वरूप के आधार पर पोषण की विधि अलग अलग प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के लिए विधियों पर भी निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत गतिशील या अचल है, इन दोनों प्रकार का भोजन का अभिगम का तरीका अलग अलग है तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसका उपयोग करने की विविध युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर से बाहर ही कर देते हैं और तब उनका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, कवक, मशरूम तथा ईस्ट आदि इनके कुछ उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर में ही होता है। जीव द्वारा किस भोजन का अंतग्रहण किया जाए यह उसके पाचन की विधि तथा उसके शरीर की कार्यशैली एवं अभिकल्पना पर निर्भर करता है। घास, फल, कीट, मृत, खरगोश या मछली खाने वाले जंतुओं और पौधों को बिना मारे उनसे पोषण ग्रहण करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, अकड़ी, किलनी, जूह, फित्ता, कृमि और लीच सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? क्योंकि भोजन और उसके अंतग्रहण की विधि अलग है, अतः अनेक प्रकार के जीवों में पाचन संस्थान भी अलग है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन पूरी तरह से लिया जा सकता है, परंतु जीव की जटिलता संगठन बढ़ने के साथ साथ अलग अलग कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रबंध की सहायता से भोजन प्राप्त करता है। यह प्रबंध भोजन के कणों को चारों ओर से घेर लेते हैं तथा संगठित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। शेष बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की तरफ गति करता है तथा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिक एक निश्चित आकार की होती है तथा भोजन एक विशेष स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक
पक्षाभाव की गति की सहायता से पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। मनुष्य में पोषण आहार नाली मूल रूप से मुंह से लेकर गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली के रूप में है। चित्र 6 में हम इस नली के अलग अलग भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार अंदर चला जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ इस प्रकार की चर्चा करते हैं। क्रिया प्राप्त करें। 1 मिलीलीटर मंड का घोल 1% 2 अलग अलग प्रकनलियों तथा ब में लीजिए। प्रकनली 1 मिलीलीटर लार डालिए तथा दोनों प्रकनलियों को 20 से 30 मिनट के लिए शांत छोड़ दीजिए। अब प्रत्येक प्रकनली में कुछ बूंद तनु आयोडीन विलयन की डालिए। दोनों प्रकनलियों में किस प्रकनली में आपके रंग में बदलाव दिखाई दे रहा है? दोनों प्रकनलियों में मंड की उपस्थिति के विषय में यह क्या निर्देशित करता है? लार के मंड प्रक्रिया के विशेष में यह क्या दिखाता है? हम अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली में प्रभावित होना पड़ता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम दांतों से अच्छी प्रकार चबाकर पूरा कर लेते हैं क्योंकि आहार नाल का स्तर बहुत कोमल होता है। अतः भोजन को गीला व नरम किया जाता है ताकि इसका मार्ग सरल हो जाए। जब हम अपनी इच्छा का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी भर जाता है। वास्तव में यह केवल जल नहीं है, यह लार ग्रंथि से निकलने वाला स्राव है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल संरचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल के द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में तोड़ना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक की सहायता से किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम उपस्थित होता है जो लार एमिलेस कहलाता है। यह मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में तोड़ देता है। भोजन को चबाने के समय पेशी जीवा भोजन को लार से पूरी तरह मिला देती है। आहार नली के हर हिस्से में भोजन की नियमित ढंग से गति उसके शरीर तरीके से प्रकृत होने के लिए जरूरी है। यह कर्माकुचक गति संपूर्ण भोजन नली में होती है। मुंह से आमाशय तक भोजन एसोफेगस या ग्रसिका द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय एक वृत्त अंग है जो भोजन के अंदर पर फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों में मिलाने में सहायता करती है। यह पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों की सहायता से संपन्न होता है। ये ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेष्मा तथा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन का स्रावन करती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। आपके विचार में अम्ल और कौन कौन से कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक अस्तर को अम्ल से बचाती है। हमने बहुत अधिक व्यक्तियों को अम्लता अथवा एसिडिटी की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? आमाशय से भोजन अब क्षुधांत्र में जाता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्षुधांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बहुत अधिक कुंडलित होने के कारण यह सन्नत स्थान में अवस्थित होती है। अलग अलग जंतुओं में क्षुधांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। खास खाने वाले शाकाहारी जीवों को सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुधांत्र की जरूरत होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी जीवों में क्षुधांत्र छोटी आंत होती है। क्षुधांत्र कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह अग्नाशय तथा यकृत से स्तरण प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशय के एंजाइम के ठीक प्रकार से क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाता है। यकृत से निकलने वाला पित्तरस इस कार्य को करता है और यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त क्षुधांत्र में वसा बड़ी गलिकाओं के रूप में होता है जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना कठिन हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गलिकाओं में तोड़ देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह मूल पर साबुन के इमल्सीकरण की भांति ही है जिसके बारे में हम अध्याय 4 में अध्ययन कर चुके हैं। अग्नाशय के रस का स्तरण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम व्यवस्थित होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम उपस्थित होता है। क्षुधांत्र की भित्ति में ग्रंथि उपस्थित होती है जो आंत्र रस स्तारित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन की अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल्स में बदल देते हैं। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुधांत्र के आंतरिक आस्तर तथा आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्त होते हैं जो दीर्घरोम कहलाते हैं। यह अवशोषण के सतही क्षेत्रफल में वृद्धि कर देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं बहुत अधिक होती है जो भोजन का अवशोषण करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। यहाँ इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्त करने,
पुराने ऊतकों की मरम्मत और नए ऊतकों के निर्माण में होता है। बिना पचा भोजन वेदांत्र में पहुंच जाता है, जहां द्रव्यम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। इस वर्जीय पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। यह भी जानिए, दंतक्षय या दंत क्षरण इनमेल या तथा डैटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ तब होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं, तब इनेमल विखनिजीकृत या मृदा हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्यकणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दांत को पूरी तरह ढक लेता है, इसलिए अम्ल को उदासीन करने के लिए लार दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल उत्पन्न करे, भोजन उपरांत दांतों पर ब्रश करने से प्लाक हट सकता है। यदि इसका उपचार नहीं किया जाता है तो सूक्ष्म जीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा संक्रमण व जलन कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4 श्वसन क्रियाकलाप 4 एक प्रणाली में ताजा बनाया हुआ चूने का पानी डालिए। इस चूने के पानी में निश्वास द्वारा उत्सर्जित वायु प्रवाहित कीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। नोट कीजिए कि चूने का पानी दूधिया होने में कितना समय लेता है। एक पिचकारी या सिरिंज द्वारा दूसरी प्रणाली में ताजा चूने का पानी लेकर वायु को इसमें प्रवाहित करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। नोट कीजिए यह चूने का पानी दूधिया होने में कितना समय लेता है। निश्वास द्वारा उत्सर्जित वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के विषय में यह हमें क्या दर्शाता है। क्रियाकलाप 5 चीनी का घोल या किसी फल का रस लेकर उसमें कुछ यीस्ट डालिए। इस मिश्रण को एक छिद्र वाली कॉर्क लगी प्रणाली में ले जाइए। कॉर्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए। कांच की नली के स्वतंत्र सिरे को ताजा बने चूने के पानी वाली प्रणाली में डालिए। चूने के पानी में होने वाले बदलावों को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय को नोट कीजिए। किण्वन के उत्पाद के विषय में यह हमें क्या बताता है। पिछले भाग में हम जीवों में पोषण पर विचार विमर्श कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम में होता है, कोशिकाएं उनका इस्तेमाल विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा देने के लिए करते हैं। विविध जीव इसे अलग अलग विधियों द्वारा करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयोग में नहीं लाई जाती। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण एक 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में पूरा होता है। इसके बाद पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल में परिवर्तन हो जाता है। यह प्रक्रिया किण्वन के साथ समय इष्ट में होती है, क्योंकि यह प्रक्रिया वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए इसे अवयवी श्वसन कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रक्रिया में 3 कार्बन वाला पायरुवेट का अणु विखंडित होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्रदान करता है। इसका दूसरा उत्पाद जल है। क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे वायवी श्वसन कहते हैं। वायवी श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवयवी श्वसन की तुलना में अधिक होता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पायरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा तरीका अपनाया जाता है। यहाँ पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। कोशिकी श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के निर्माण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की भांति उपयोग में लाया जाता है। एटीपी के विखंडन में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी क्रियाओं को प्रचलित करती है। यह भी जानें, अधिकतर कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुर्दा है। श्वसन प्रक्रम में उत्सर्जित ऊर्जा का उपयोग अकार्बनिक फास्फेट तथा एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। अंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर इसी एटीपी का इस्तेमाल क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के पश्चात एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 kg प्रति मोल के बराबर ऊर्जा मोचित होती है। सोचिए कैसे एक बैटरी अनेक प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाए गए। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशी के सिकुड़ने, तंत्रिका आवेग का संचरण, प्रोटीन संश्लेषण आदि अनेक क्रियाओं में किया जा सकता है।
क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान इन रंध्रों के द्वारा ही करते हैं और अंत कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में। यहाँ ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पौधों की आवश्यकताओं तथा पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। या रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में श्वसन प्रक्रम के दौरान उत्सर्जित CO2 कार्बन प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 निष्कासित नहीं है। इस समय ऑक्सीजन का निकालना प्रमुख घटना है। जंतु में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जंतु वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में उगलित ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्लास 6 एक जलाशय में मछली का निरीक्षण कीजिए। यह अपना मुंह बंद करती है और खोलती रहती है। साथ ही आंखों के पीछे क्लोम छिद्र भी बंद होता है और खुलता रहता है। ये क्या क्लोम छिद्र और मुंह के खुलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार का समन्वय है? गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह बंद करती है और खोलती है। इसकी तुलना आप अपने श्वास को 1 मिनट में बाहर और अंदर करने से कीजिए। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में घुलित ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की तुलना में द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल ग्रहण करती है तथा बलपूर्वक इस क्लोम तक पहुंचाती है, जहां घुलित ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन अलग अलग अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल में वृद्धि करती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह मुलायम तथा बहुत पतली होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर उपस्थित होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अलावा जहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु बाहर और अंदर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वारा से होकर जाती है। नासा द्वारा जाने वाली वायुमार्ग में स्थित छोटे छोटे बालों द्वारा निष्पादित कर दी जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियों से रहित हो जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायता करती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में जाती है। कंठ में उपस्थित केवल उपस्थित होते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निष्पन्न न हो। फुफ्फुस के भीतर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतर्कृत हो जाता है, जो कोपिका कहलाती है। कोपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कोपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृण जाल उपस्थित होता है, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है और हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं। इसके फलस्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर अवशोषित कर ली जाती है और विस्तृत कोशिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु बाहर और अंदर जाती है तो फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन तथा ऑक्सीजन के अवशोषण के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। क्या आप जानते हैं धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के समान कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्सों में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें सिलिया कहते हैं। ये सिलिया सांस लेते वक्त अंदर ले जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। धूम्रपान करने से ये बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती है, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं।
जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर के आकार में वृद्धि होती है, अकेला विस्तरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। श्वसन वर्णन फुफ्फुस की वायु से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक घुलनशील है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में गुणित अवस्था में होता है। क्या आप जानते हैं यदि कोशिकाओं की सतह को फैलाया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर को ढक लेगी। क्या आप बता सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? सोचिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह क्षेत्र उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितनी दक्षता से होता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन प्रवाहित होती है तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको यह जानकर खुशी नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? मानव में वहन क्रिया 7 अपने निकट किसी स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए और पता लगाइए कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है। क्या यह वयस्क और बच्चे के लिए सामान्य है? क्या महिलाओं और पुरुषों के हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है? अपने निकटतम किसी पशु चिकित्सा क्लिनिक का भ्रमण कीजिए और पता लगाइए कि पशु जैसे गाय या भैंस में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है। क्या यह मात्रा बछड़ों, मादा और नर जंतुओं में समान है? नर और मादा मानव में तथा जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए। यदि कोई अंतर है तो आप उसे कैसे समझाओगे? पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर ऑक्सीजन, भोजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी यूतक है। रुधिर में एक तरल पदार्थ होता है जो प्लेज्मा कहलाता है। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है। प्लेज्मा कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन को ले जाती है। अन्य बहुत सी पदार्थों जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा किया जाता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के निकट भेज सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकताओं है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक ढकेल सके तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत हो सके। हमारा पंप हृदय, मानव हृदय एक पेंसिल अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है क्योंकि रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन दोनों का ही वहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड और रुधिर युक्त रुधिर में मिलने से रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में विभाजित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना पड़ता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाया जाता है। हम इस प्रक्रम को अलग अलग चरणों में समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस में आता है। इस रुधिर को इकट्ठा करते समय बायां अलिंद हृदय में बाएं और उपस्थित कोष्ठ शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां नील फैलता है तो यह संकुचित हो जाता है जिससे रुधिर इसमें पहुंचता है। अपनी बारी पर जब पेशे बायां नील संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंप किया जाता है। दायां अलिंद ऊपर वाला बायां कोष्ठ जब फैलता है तो शरीर के अन्य भागों में वे ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है तो दायां नीले नीचे वाला संगत कोष्ठ फैल जाता है। यह रुधिर को दायां नीले में भेज देता है जो रुधिर के ऑक्सीजनीकरण के लिए अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। अलिंद की तुलना में नीलाय की पेशी भित्ति मोटी होती है क्योंकि नीलाय को पूरे शरीर में रुधिर पहुंचाना होता है। जब नीले या अलिंद संकुचित होते हैं तो वल्य उल्टी दिशा में रुधिर प्रभाव को रोकना सुनिश्चित करते हैं। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। हृदय का बाहां व दायां बंटवारा विऑक्सित जनित तथा ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति कराता है। स्तनधारी सरीखे जंतुओं और पंछियों को जिन्हें उच्च
बच्चों की उच्च ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन जंतुओं को ऊर्जा करने के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, उनके शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। बहुत से सरीसृप या जल स्थलचर जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठी हृदय होता है और यह ऑक्सीजन जनित तथा ऑक्सीजनित रुधिर धारा का कुछ हद तक मिलना भी सहन कर लेता है। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ उपस्थित होते हैं। यहाँ से रुधिर कोलम में भेजा जाता है जहाँ इसका ऑक्सीजनीकरण होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में पहुंचता है। दूसरी ओर अन्य कोशिका में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाती है। धमनी की भित्ति लचीली तथा मोटी होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर इकट्ठा करके वापस हृदय में लाती है। उनमें मोटी भित्ति की जरूरत नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व लगे होते हैं। किसी ऊतक या अंग तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर तो छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे रुधिर सभी कोशिकाओं के संपर्क में आ सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिका मोटी होती है और रुधिर एवं उसके आसपास की कोशिकाओं के बीच पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाओं तब परस्पर मिलकर श्रेयाएं बनाती है तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती है। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। इस नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना शुरू हो जाए तो क्या होगा? उस स्थिति पर विचार कीजिए जब दुर्घटनावश हम घायल हो जाएं और रक्त स्राव होने लगे। तंत्र से रुधिर की क्षति प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अलावा रक्त स्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता भी कम हो जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्तस्राव की जगह पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को रोक देती है। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वाहन में सहायक होता है। इसे उत्तक तरल या लसिका कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्रोटीन, प्लाज्मा तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंत कोशिकीय शरीर स्थानों में आ जाते हैं तथा लसिका या ऊतक तरल का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की भांति ही है, परंतु यह रंगहीन है तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंत कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में पहुंच जाता है, जो परस्पर मिलकर बड़ी लसिका वाहिका का निर्माण करती है और अंत में बड़ी सिरा में खुलती है। शुद्धांत्र द्वारा अवशोषित तथा पचे हुए वसा का वहन लसिका से होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिका अवकाश से वापस रुधिर में पहुंचा देता है। पादपों में परिवहन। हम पहले पढ़ चुके हैं कि पादप किस प्रकार CO2 सरीखे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का संग्रहण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। पादप शरीर के निर्माण के लिए जरूरी कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त करते हैं। पौधों के लिए फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा प्रचुरतम तथा निकटतम स्रोत है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क में रहने वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो कच्ची सामग्री व ऊर्जा पादप शरीर के भागों में सरलता से विस्तृत हो सकती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती है तो जड़ों में ऊर्जा तथा पत्तियों में कच्ची सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विस्तरण प्रक्रिया प्राप्त नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली जरूरी हो जाती है। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता अलग अलग होती है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं और पौधों के शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में वृत्त कोशिकाओं का बना होता है। इसके फलस्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। पादप वहन तंत्र
जड़ों से कच्ची समारे तथा पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ का वहन करेगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से बने हैं। एक जालम है जो मृदा से प्राप्त खनिज लवणों और जल का वहन करता है। दूसरा फ्लोएम पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद निर्मित होते हैं उनका पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। हम इन ऊतकों की रचना विस्तार से पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जल का परिवहन जाइलम ऊतक में जड़ों, पत्तियों और तनों की वाहिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में मिलकर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है जो पौधों के सभी भागों से जुड़ा होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में है, वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। यह मृदा और जड़ के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर पैदा करता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जालम में प्रवेश कर जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो निरंतर ऊपर की ओर धकेला जाता है। क्रियाकलाप 8 लगभग एक ही आकार के तथा समान मात्रा में मृदा वाले दो गमले लीजिए। एक पौधे में पौधा लगा लीजिए, दूसरे गमले में पौधे के बराबर ऊंचाई की एक छड़ लगा लीजिए। दोनों गमलों की मिट्टी को प्लास्टिक की शीट से ढक दीजिए जिसमें नमी का वाष्पीकरण ना हो सके। दोनों गमलों को एक को छड़े के साथ तथा दूसरों को पौधों के साथ प्लास्टिक की शीट से पूरी तरह ढक दीजिए। क्या आपको दोनों में कोई अंतर दिखाई देता है? जो हम सामान्य तौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम ऊतक द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के लिए बिंदु तक जल ले जाने की कोई और युक्ति इस्तेमाल करते हैं। यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जल की आपूर्ति हो रही है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं की सहायता से हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण पैदा करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम ऊतक की कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की क्षति वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। अतः वाष्प उत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल में विलय खनिज लवणों तथा जल के ऊपरमुखी गति में सहायक है। यह ताप के नियमन में भी सहायता करता है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावशाली है। दिन में जब रंध्र खुले हो तो वाष्प उत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का हस्तांतरण। अब तक हम पादप में खनिज लवणों और जल के संवहन की चर्चा कर चुके हैं। अब हम विचार करते हैं कि उपपक्षीय क्रियाओं के उत्पाद मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के जो पत्तियों में होता है पौधों के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों के वहन को हस्तांतरण कहते हैं और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भागों की सहायता से होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अतिरिक्त फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का संवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंग, फलों वृद्धि वाले अंगों तथा बीजों में ले जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का हस्तांतरण संलग्न साथी कोशिका की मदद से चालनी नलिका में अधोमुखी तथा ऊपरमुखी दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है उसे विपरीत फ्लोएम द्वारा हस्तांतरण है जो ऊर्जा के इस्तेमाल से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से मिली ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक के प्रसारण दाब को बढ़ा देता है जिसके कारण जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से ऊतक तक पहुंचाता है। जहां दाब कम होता है यह फ्लोएम को पादप की जरूरत के अनुसार पदार्थों का हस्तांतरण करता है। उदाहरण के लिए बसंत में तने व जड़ के ऊतकों में भंडारित शर्करा का हस्तांतरण कलिकाओं में होता है जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। उत्सर्जन हम विचार कर चुके हैं कि जीव श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अन्य उपापचय क्रियाओं में उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन आवश्यक है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन नुकसानदायक उपापचय वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। विभिन्न जंतु इसके लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियां करते हैं। बहुत से कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विस्तृत कर देते हैं, जैसे हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशेष प्रकार के अंगों का उपयोग करते हैं। मानव में उत्सर्जन मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा आवश्यक, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्रमार्ग तथा एक मूत्राशय होता है।
वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर व्यवस्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बढ़ने के बाद मूत्रवाहिनी में से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक इकट्ठा रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निष्कासित नहीं हो जाता। मूत्र किस प्रकार बनता है? मूत्र तैयार होने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर निकालता है। फुफ्फुस में CO2 रक्त से अलग हो जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिक अम्ल या यूरिया वृक्क में रुधिर से पृथक कर लिए जाते हैं। यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं कि वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की भांति ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। वृक्क में उपस्थित प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका के छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जो विक्रियाणु कहलाते हैं, जो आपस में निकटता से पैक होते हैं। शुरुआती निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में जल और लवण रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिकाओं में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण होता है। जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना घुलित वर्ज्य निष्कासित करना है पर निर्भर करती है। प्रत्येक वृक्क में तैयार होने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र एकत्रित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर निकासित न कर दे। मूत्राशय पेशी होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्राय मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। यह भी जाने कृत्रिम वशक अपवहन उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण वृक्क या आघात में सीमित रुधिर प्रभाव वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में हानिकारक अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे शरीर की मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन डायलिसिस के माध्यम से निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धव्यागम अस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपवहन द्रव से भरी टंकी से जुड़ी होती है। इस द्रव का प्रसारण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें अपशिष्ट नाइट्रोजनी नहीं होते। रोगी के रुधिर का प्रभाव इन नलिकाओं से कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण की सहायता से ही अपवहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य की जैसा ही है, लेकिन इसमें एक अंतर यह है कि इसमें पुनर्अवशोषण नहीं है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क के वृक्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन होता है। यद्यपि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में दोबारा से अवशोषित कर लिया जाता है। विचार करें, अंगदान एक उदार कार्य है, जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति का अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य न कर रहा हो। यह दान दाताओं और उनके परिवारों वालों की सहमति द्वारा किया जा सकता है। अंग और ऊतक दान में दाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखता। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। अंग दान में किसी एक व्यक्ति के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में कर्णिया, गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़ों, आंत और अस्थि में शामिल है। अधिकांशतः अंगदान व ऊतक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं, या जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है तब। लेकिन कुछ अंगों जैसे गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि और ऊतकों को दाता के जीवित होने पर भी दान किया जाता है। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं में एकदम अलग युक्तियां प्रयुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन के अवशिष्ट उत्पाद के रूप में मानी जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के साथ व्यवहार कैसे करते हैं। वे आंतरिक जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पौधों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों का जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पौधों के अपशिष्ट उत्पाद कोशिका रिक्तिका
से संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संग्रहित करते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद गोंद तथा रेजिन के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित होते रहते हैं। पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थ अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं।